आज की इस विस्तृत चर्चा में हम एक ऐसे विषय की गहराई में जाने वाले हैं जो सीधे तौर पर हमारे भविष्य की तकनीक की नींव रख रहा है। मुख्य विषय है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और आधुनिक डेटाबेस की दुनिया। और हम इस बात का विश्लेषण करेंगे कि कैसे डेटा को स्टोर करने और उसे इस्तेमाल करने का जो पूरा तरीका है वो बुनियादी तौर पर बदल रहा है। बिल्कुल। इस चर्चा के लिए हमारे पास दो बहुत ही बेहतरीन स्रोत हैं। पहला एक बेहद दिलचस्प लेख है जिसका शीर्षक है आर्किटेक्टिंग इंटेलिजेंस, मोंगोडीबी फॉर वेक्टर सर्च एंड एआई सिस्टम्स। हाँ, और दूसरा स्रोत मोंगोडीबी के आधिकारिक यूट्यूब चैनल का एक वीडियो ट्रांसक्रिप्ट है जिसका नाम है वेक्टर सर्च एंड एआई विथ मोंगोडीबी। तो इन दोनों को मिलाकर हमारा आज का मिशन बहुत स्पष्ट है। हम बिना किसी जटिल तकनीकी उलझन के ये समझना चाहते हैं कि ये वेक्टर सर्च और एम्बेडिंग जैसी तकनीकें असल में क्या हैं और कैसे मोंगोडीबी डेटाबेस की दुनिया में एक बहुत बड़ा शिफ्ट या बदलाव ला रहा है, इसके बारे में भी बात करेंगे। सही कहा। ये चर्चा उन सभी के लिए है जो ज्ञान को तेजी से लेकिन पूरी गहराई के साथ समझना चाहते हैं। तो चलिए इसे थोड़ा सुलझाते हैं। जब हम आज के तकनीकी माहौल को देखते हैं तो हर तरफ एआई की ही बात हो रही है। हाँ, एआई हर उसकी तकनीक को बदल रहा है जिसका हम आज इस्तेमाल करते हैं। आज के जो एआई नेटिव एप्लीकेशंस हैं वो पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट हो गए हैं। मतलब ऐसा लगता है जैसे एप्लीकेशंस अब सिर्फ कमांड पर काम नहीं करते, बल्कि वो हमारी ज़रूरत को पहले ही भांप लेते हैं। लेकिन इस पूरी स्मार्टनेस के पीछे एक बहुत बड़ी अदृश्य चुनौती छिपी है। और वो चुनौती डेटाबेस से जुड़ी है। बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये चुनौती आखिर पैदा क्यों हो रही है। तो अगर हम डेटाबेस के इतिहास पर एक नज़र डालें तो पारंपरिक डेटाबेस मूल रूप से वो स्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए बनाए गए थे, यानी एक बहुत ही व्यवस्थित डेटा, जैसे स्प्रेडशीट में पंक्ति और कॉलम होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। हम 90 के दशक में या 2000 के दशक की शुरुआत में ये बहुत अच्छा काम करता था। हाँ, क्योंकि तब डेटा का मतलब सिर्फ इन्वेंट्री का हिसाब रखना या कर्मचारियों की सैलरी का रिकॉर्ड रखना होता था। वो सीधे और स्पष्ट सवालों के जवाब देने में बहुत अच्छे हैं। लेकिन एआई की जो नई दुनिया है वो इस तरह के व्यवस्थित ढांचे में बंधी हुई नहीं है। एकदम सही। एआई विशाल और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा पर चलती है। तो इसका मतलब है कि वो पुरानी स्प्रेडशीट वाली सोच अब काम नहीं करेगी। बिल्कुल, क्योंकि आज तो व्यवसाय हर तरह का डेटा पैदा कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं करेगी। आज के डेटा में टेक्स्ट शामिल है, चित्र शामिल है, वीडियो और ऑडियो सब कुछ शामिल है। इसी को मल्टी मोडल डेटा कहते हैं। और जब कोई पारंपरिक डेटाबेस या केवल टेक्स्ट पर आधारित कीवर्ड सर्च इंजन इस अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को समझने की कोशिश करता है तो वो फंस जाता है। हाँ, वो अक्सर महत्वपूर्ण संदर्भ यानी जो कॉन्टेक्स्ट है उसे छोड़ देता है। देखिए, इसे एक बहुत ही साधारण उदाहरण से समझते हैं। हाँ, एक उदाहरण से ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति कहे मुझे बहुत गर्मी लग रही है। अब एक पारंपरिक सिस्टम क्या करेगा? वो शायद डिक्शनरी में गर्मी शब्द का अर्थ ढूंढने लगेगा। बिल्कुल, वो डिक्शनरी खोलकर गर्मी शब्द का अर्थ बताने लगेगा, बजाय इसके कि वो कमरे का एसी या पंखा चालू कर दे। पुरानी तकनीक यही संघर्ष करने लगती है। मतलब वो शब्दों को तो मैच कर लेती है, लेकिन उसके पीछे छिपे इरादे या अर्थ को नहीं पकड़ पाती। सही बात है। और जब डेटाबेस ही उस जटिलता और संदर्भ को नहीं संभाल पाएगा तो कोई भी एआई एप्लीकेशन अपनी पूरी क्षमता तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब पुरानी व्यवस्था टूटती है तभी किसी नई तकनीक का जन्म होता है। और हमारे स्रोतों के आधार पर इसी समस्या का समाधान है एम्बेडिंग और वेक्टर सर्च। लेकिन मैं सोच रहा था, एक बुनियादी सवाल उठता है कि मशीनें आखिर इस अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को या इंसान के इरादे को समझती कैसे हैं? यहीं पर एम्बेडिंग की बात आती है। इसे एक अनुवादक की तरह समझें। हम इंसान किसी भी चीज को उसके अर्थ, उसके भाव और उसके संदर्भ से समझते हैं। हाँ, जैसे हम एक तस्वीर देखकर तुरंत समझ जाते हैं कि एक उदास तस्वीर है या खुशी की। बिल्कुल। लेकिन मशीनें भावनाएं, चित्र या शब्द नहीं समझती, वे केवल और केवल नंबर्स समझती हैं। तो एम्बेडिंग इन सबको नंबर्स में बदल देता है। हाँ, एम्बेडिंग एक ऐसी तकनीक है जो शब्दों, चित्रों या यहाँ तक कि लोगों की पसंद को एक संख्यात्मक प्रतिनिधित्व में बदल देती है। मतलब न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन में। सही। यानी ये जटिल डेटा को लेकर उसे नंबर्स के एक ऐसे लंबे एरे में ढाल देता है जिसे मशीनें तुरंत प्रोसेस कर सकती हैं। तो एक तरह से हम दुनिया की हर जटिल चीज, हर भावना और हर कॉन्टेक्स्ट को गणित में बदल रहे हैं। ये तो बहुत ही हैरान करने वाला है ना? और यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि ये नंबर्स केवल रैंडम नहीं होते,
ये डेटा के बीच के गहरे रिश्तों को दर्शाते हैं। और यहीं से वेक्टर सर्च का जादू शुरू होता है, जिसके बारे में वीडियो में बात की गई थी। बिल्कुल, जब डेटा नंबर्स में बदल जाता है, जिन्हें वेक्टर कहा जाता है, तो वेक्टर सर्च मशीन लर्निंग का उपयोग करके इन नंबर्स के बीच की दूरियां नापता है। दूरियां नापता है, मतलब समानताएं खोजता है और पैटर्न निकालता है। हाँ, एग्जैक्टली। हमारे स्रोत में मूवी रिकमेंडेशन यानी फिल्मों की सिफारिश का एक बहुत ही सटीक उदाहरण दिया गया है। लेकिन एक बात बताइए, क्या ये सब सिर्फ एक नया बज़वर्ड तो नहीं है? मतलब पारंपरिक कीवर्ड सर्च भी तो काम करता ही है। आपका सवाल वाजिब है। क्योंकि अगर किसी को एक्शन फिल्म देखनी है तो वो एक्शन टैग पर क्लिक कर सकता है। फिर इसमें ऐसा क्या खास है? देखिए, कीवर्ड सर्च या टैग्स काम करते हैं, लेकिन उनकी एक सीमा है। पारंपरिक डेटाबेस केवल उस फिल्म की शैली या उसमें काम करने वाले अभिनेताओं के नाम जैसे कीवर्ड देखेगा। हाँ, वो बस टेक्स्ट मैच करेगा। लेकिन मान लीजिए किसी को एक ऐसी फिल्म चाहिए जो शांत, विचारोत्तेजक और थोड़ी रहस्यमयी हो। इसके लिए कोई एक फिक्स टैग नहीं होता। बात तो सही है। ऐसे वाइब के लिए कोई एक कीवर्ड नहीं होता। यही वेक्टर सर्च काम आता है। वो उस पसंद की बारीकियों और अर्थ को समझता है जो उन एम्बेडिंग्स में एनकोडेड हैं। अच्छा, तो वो ये देखता है कि उन नंबर्स का पैटर्न दूसरी कौन सी फिल्मों के नंबर्स के पैटर्न से सबसे करीब से मेल खाता है। बिल्कुल। इस तरह वो बिल्कुल वैसी ही फिल्में ढूंढ निकालता है जो वास्तव में उस वाइब या स्वाद से मेल खाती है। ये केवल शब्दों का मिलान नहीं है, बल्कि यह उस अर्थ का मिलान है जो उस डेटा के पीछे छिपा है। तो इस सब का क्या मतलब है, और इस पूरी पहेली में मोंगोडीबी कहाँ फिट बैठता है? हमने ये तो समझ लिया कि एम्बेडिंग्स क्या हैं और वेक्टर सर्च कैसे काम करता है। लेकिन जब कोई डेवलपर इसे असल जिंदगी में बनाने जाता है तो क्या ये इतना ही आसान होता है? अब तक ये बिल्कुल भी आसान नहीं था। तकनीकी दुनिया में पिछले कुछ समय से एक डक्ट टेप अप्रोच चल रही थी। डक्ट टेप अप्रोच मतलब एक तरह का जुगाड़? हाँ, बिल्कुल एक जुगाड़। डेवलपर्स को कई अलग-अलग टूल्स को एक साथ जोड़ना पड़ता था। जैसे मुख्य डेटा के लिए अलग डेटाबेस? हाँ, मुख्य डेटा के लिए एक डेटाबेस, फिर वेक्टर सर्च के लिए एक अलग विशेष डेटाबेस, और फिर एम्बेडिंग बनाने के लिए कोई तीसरा टूल। बाप रे, ये तो बहुत जटिल लगता है। इन सब के बीच डेटा को सिंक करना तो एक बहुत बड़ा सिरदर्द होता होगा। बहुत बड़ा। अगर मुख्य डेटाबेस में कुछ अपडेट हुआ तो वेक्टर डेटाबेस को तुरंत पता नहीं चलता। हाँ, इसी को तो सिंक लैग कहते हैं ना? हाँ, बिल्कुल। और मोंगोडीबी ने इसी पूरी जटिलता को खत्म कर दिया है। मोंगोडीबी ने अपनी कोर आर्किटेक्चर में इन वेक्टर सर्च क्षमताओं को सीधे तौर पर जोड़ दिया है। मतलब नेटिव इंटीग्रेशन कर दिया है। इसके लिए अलग से किसी वेक्टर डेटाबेस या अतिरिक्त इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता नहीं है। एकदम सही। हमारे वीडियो स्रोत के ट्रांसक्रिप्ट में इस बात पे बहुत जोर दिया गया है कि मोंगोडीबी ऑटोमेटिक एम्बेडिंग वर्कफ्लो का समर्थन करता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे ही डेटाबेस में कोई नया डेटा आता है, उसकी एम्बेडिंग अपने आप बन जाती है। हाँ, और वो भी बिल्कुल रियल टाइम में। कोई सिंक लैग नहीं, सब कुछ एक ही जगह पर। वीडियो स्रोत में कुछ और भी भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, जैसे कि वॉइस एम्बेडिंग्स और री-रैंकिंग मॉडल। ये सुनने में काफी जटिल लगते हैं। हाँ, नाम थोड़े भारी हैं। क्या हम इन्हें थोड़ा आसान भाषा में डिकोड कर सकते हैं जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए? जरूर। वॉइस एम्बेडिंग असल में एक बहुत ही उन्नत किस्म का मॉडल है जो टेक्स्ट के गहरे अर्थ को समझने में बहुत माहिर है। और मोंगोडीबी इसके साथ बहुत अच्छे से इंटीग्रेट हो जाता है। हाँ, और रही बात री रैंकिंग की, तो इसे एक उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि आपने कोई सवाल पूछा और वेक्टर सर्च ने आपको 100 बेहतरीन जवाब दे दिए। 100 जवाब आ गए। लेकिन वो 100 जवाब एक मोटे तौर पर छांटे गए हैं। री रैंकिंग एक मैनेजर की तरह है जो उन 100 जवाबों को फिर से बहुत ही बारीकी से परखता है। अच्छा, मतलब वो उस लिस्ट को रिफाइन करता है और सबसे सटीक, सबसे बेहतरीन 3 या 4 जवाबों को सबसे ऊपर ले आता है। बिल्कुल, यह सटीकता को कई गुना बढ़ा देता है। और सबसे अच्छी बात जो लेख में बताई गई है वो ये है कि मोंगोडीबी आपको किसी एक ही क्लाउड प्रदाता के साथ बंधने के लिए मजबूर नहीं करता। हाँ, जिसे क्लाउड एग्नोस्टिक कहते हैं। सही। इसे कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है, चाहे वो Amazon का AWS हो, माइक्रोसॉफ्ट का Azure हो, गूगल का GCP हो, या फिर अपना खुद का लोकल सिस्टम। यही इसका लचीलापन है। यह डेवलपर्स को आज़ादी देता है कि वे अपने हिसाब से काम कर सकें। चलिए अब इस तकनीक के व्यवहारिक पहलुओं पर बात करते हैं। सिद्धांत तो समझ आ गया, लेकिन असल दुनिया में इसके उपयोग, जिन्हें यूज केस कहा जाता है, वो क्या है? स्रोत में सिमेंटिक सर्च का जिक्र है। सिमेंटिक सर्च वही है जिसकी चर्चा हमने पहले की थी।
इरादे को समझना। मतलब ये केवल शब्दों को नहीं खोजता। हाँ, जब कोई सर्च बार में लिखता है कि फोन की बैटरी बहुत जल्दी खत्म हो रही है, तो सिमेंटिक सर्च केवल बैटरी और खत्म शब्द नहीं खोजता। वो समझता है कि उपयोगकर्ता को बैटरी ऑप्टिमाइजेशन या पावर सेविंग मोड की जानकारी चाहिए। बिल्कुल, वो पीछे के अर्थ को पकड़ लेता है। इसके बाद स्रोत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा पर चर्चा की गई है, RAG, यानी रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। आज के समय में हर कोई लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जैसे चैट जीपीटी की बात कर रहा है। हर जगह उसी की चर्चा है। लेकिन RAG के बिना ये मॉडल्स एंटरप्राइज के लिए कितने काम के हैं? बहुत ही सीमित काम के हैं। RAG वास्तव में आज के एंटरप्राइज AI की रीढ़ है। इसे एक कहानी से समझते हैं। हाँ, कहानी से समझना हमेशा बेहतर होता है। मान लीजिए एक बहुत बड़ा अस्पताल है और वहां के डॉक्टरों को किसी AI का इस्तेमाल करना है। अब दुनिया के किसी भी बेहतरीन AI मॉडल को सामान्य चिकित्सा विज्ञान का तो पूरा ज्ञान है। हाँ, किताबों का ज्ञान तो है उसे। लेकिन उसे उस अस्पताल के किसी विशिष्ट मरीज की पुरानी मेडिकल फाइल का कोई ज्ञान नहीं है, और अस्पताल वो निजी डेटा किसी पब्लिक AI को दे भी नहीं सकता। तो यहाँ RAG क्या करता है? वो इस अंतर को कैसे पाटता है? RAG एक पुल का काम करता है। जब डॉक्टर उस मरीज के बारे में कोई जटिल सवाल पूछता है तो पहले रिट्रीवल होता है, मतलब जानकारी निकालना। हाँ, MongoDB का वेक्टर सर्च अस्पताल के सुरक्षित डेटाबेस से उस मरीज की सबसे प्रासंगिक जानकारी ढूंढ कर निकालता है। समझ गया। और फिर ऑगमेंटेड का क्या रोल है? फिर आता है ऑगमेंटेड। उस निकाली गई जानकारी को डॉक्टर के सवाल के साथ जोड़ दिया जाता है, उसे और बेहतर बनाया जाता है। और अंत में जनरेशन। बिल्कुल, ये पूरा पैकेज उस लैंग्वेज मॉडल को दिया जाता है जो अब उस विशिष्ट जानकारी के आधार पर एक एकदम सटीक, कस्टमाइज्ड और सुरक्षित जवाब तैयार करता है। ये तो वाकई कमाल है। मतलब AI को सिर्फ वही जानकारी मिल रही है जो उसे अपना काम करने के लिए चाहिए, और कंपनी का निजी डेटा पूरी तरह से सुरक्षित रहता है। हाँ, प्राइवेसी भी बनी रहती है और AI का फायदा भी मिलता है। इसके अलावा लेख में एजेंटिक सिस्टम का भी उल्लेख किया गया है। ये क्या होता है? सामान्य चैटबॉट से ये कैसे अलग है? पारंपरिक AI सिस्टम आमतौर पर सिर्फ जवाब देने का काम करते हैं। आप सवाल पूछें, वो जवाब देंगे। हाँ, जैसे कस्टमर सर्विस बॉट्स करते हैं। लेकिन एजेंटिक सिस्टम्स एक कदम आगे जाते हैं। ये ऐसे AI सिस्टम होते हैं जो केवल जानकारी नहीं देते, बल्कि डेटा के आधार पर खुद फैसले ले सकते हैं और कोई काम या एक्शन कर सकते हैं। कोई उदाहरण दे सकती हैं इसका? उदाहरण के लिए, एक AI एजेंट जो न केवल ये बताता है कि सर्वर पर लोड बढ़ गया है, बल्कि वो खुद से नए सर्वर को चालू करने का काम भी कर देता है। अरे वाह, मतलब वो खुद एक्शन ले रहा है। हाँ, वेक्टर सर्च के कारण इन एजेंट्स को हर एक्शन का गहरा संदर्भ समझ आता है, जिससे ये बहुत ज्यादा प्रभावशाली और विश्वसनीय बन जाते हैं। अगर हम इसे रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ें तो लेख में फ्रॉड डिटेक्शन यानी धोखाधड़ी पकड़ने का भी जिक्र है। ये एक बहुत बड़ा यूज केस है। जब किसी के क्रेडिट कार्ड से अचानक रात के 2 बजे किसी दूसरे देश में कोई खरीदारी होती है, तो बैंक का सिस्टम उसे तुरंत कैसे ब्लॉक कर देता है? यही तो वेक्टर सर्च की ताकत है। जब हर एक ट्रांजैक्शन एक वेक्टर में यानी नंबर्स के पैटर्न में बदल जाता है, तो AI ये समझ लेता है कि किसी इंसान के सामान्य व्यवहार का पैटर्न क्या है। तो अगर मैं हमेशा दिल्ली में ग्रोसरी खरीदता हूं, तो वो मेरा सामान्य पैटर्न है। बिल्कुल। और जैसे ही रात के 2 बजे दूसरे देश से ट्रांजैक्शन होता है, वो एक बहुत ही असामान्य वेक्टर पैटर्न बनाता है। और सिस्टम उसे तुरंत पकड़ लेता है। हाँ, वेक्टर सर्च मिलीसेकंड्स में उस असामान्यता को, जिसे अनोमली कहते हैं, पकड़ लेता है, क्योंकि वो पैटर्न बाकी के सामान्य पैटर्न से बहुत दूर होता है। लाखों सामान्य ट्रांजैक्शंस के बीच में से उस एक असामान्य ट्रांजैक्शन को ढूंढ निकालना, ये सब इसी अदृश्य तकनीक के जरिए हो रहा है। और कस्टमर सर्विस चैटबॉट्स भी अब पहले जैसे रोबोटिक नहीं रहे। हाँ, पहले तो वो बस रटे रटाए जवाब देते थे। लेकिन अब जब कोई शिकायत करता है कि मेरा ऑर्डर अभी तक नहीं आया और मैं बहुत परेशान हूँ, तो चैटबॉट सिर्फ एक स्क्रिप्टेड जवाब नहीं देता। वो एम्बेडिंग के जरिए ग्राहक की परेशानी और उसके लहजे को समझता है। मतलब वो टोन को समझकर एक सहानुभूति भरा और सटीक जवाब देता है। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें, तो ये स्पष्ट होता है कि इसका प्रभाव केवल कुछ नई सुविधाएं देने तक सीमित नहीं है। तो इसका और क्या प्रभाव हो रहा है? इसका डेवलपर्स और पूरे व्यापारिक जगत पर बहुत गहरा असर पड़ रहा है। डेटा मैनेजमेंट और AI को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाने के फायदे बहुत विशाल हैं। हाँ, डेवलपर्स के नजरिए से देखें तो ये उस डक्ट टेप वाले युग का अंत है।
उन्हें 5 अलग-अलग कंपनियों के टूल्स को संभालने और उनके बीच डेटा को इधर-उधर करने के झंझट से मुक्ति मिल जाती है। इससे डेवलपमेंट की जो गति है वो कई गुना बढ़ जाती है। बिल्कुल, काम तेजी से होता है। और MongoDB की जो ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर है वो ये सुनिश्चित करती है कि एप्लीकेशन को बड़े पैमाने पर बढ़ाना यानी उसे स्केल करना बहुत आसान हो। तो जैसे जैसे डेटा और उपयोगकर्ताओं की संख्या बढ़ती है, सिस्टम बिना किसी परेशानी के उस भार को संभाल लेता है। हाँ, ये बुनियादी ढांचे की जटिलता और कंपनी का बहुत सारा पैसा और समय बचाता है। और व्यापार के लिए इसके मायने क्या हैं? लेख स्पष्ट रूप से कहता है कि सबसे बड़ा फायदा स्पीड टू मार्केट है। हाँ, जब डेवलपर्स को इंफ्रास्ट्रक्चर की चिंता नहीं करनी पड़ती तो वे अपना पूरा ध्यान सिर्फ बुद्धिमान और नए फीचर्स बनाने पर लगा सकते हैं। इससे कंपनियां अपने AI पावर्ड उत्पादों को बाजार में अपने प्रतिस्पर्धियों से बहुत जल्दी उतार सकती हैं। इसके अलावा ग्राहकों को अधिक व्यक्तिगत यानी पर्सनलाइज्ड अनुभव देना भी एक बड़ा बिंदु है। जब ग्राहकों को सटीक खोज परिणाम मिलते हैं तो ब्रांड पर उनका भरोसा बढ़ता है। और वीडियो ट्रांसक्रिप्ट में एक और बहुत ही ठोस बात कही गई थी, एंटरप्राइज सिक्योरिटी कंप्लायंस। ये शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। बड़ी कंपनियां अपने डेटा की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं कर सकती। हाँ, डेटा लीक होने का डर हमेशा रहता है। MongoDB एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर दुनिया भर के बड़े उद्यम भरोसा करते हैं। जब AI और वेक्टर सर्च उसी भरोसेमंद वातावरण के अंदर होते हैं तो कंपनियों को अलग से सुरक्षा की चिंता नहीं करनी पड़ती। मतलब वे AI की पूरी शक्ति का इस्तेमाल कर सकती हैं, बिना इस डर के कि उनका डेटा कहीं लीक हो जाएगा या किसी नियम का उल्लंघन होगा। बिल्कुल सही। तो इस पूरी चर्चा के सार को अगर हम देखें तो ये साफ है कि जैसे जैसे AI विकसित हो रहा है, सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन बनाने की पूरी फिलॉसफी ही बदल रही है। हाँ, सोच ही बदल गई है। वेक्टर सर्च और एम्बेडिंग सिर्फ कुछ नए तकनीकी शब्द नहीं है, बल्कि यह वो नई भाषा है जिससे मशीनें हमारी दुनिया को समझ रही हैं। MongoDB का ये एकीकृत दृष्टिकोण केवल एक डेटाबेस अपग्रेड नहीं है। नहीं, ये भविष्य के स्मार्ट ऐप्स बनाने की दिशा में एक पूरी तरह से नई सोच है। ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ तकनीक हमारी ज़रूरतों, हमारे इरादों और हमारे संदर्भ को समझने की दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। लेकिन इससे एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है जिस पर गहराई से विचार करने की आवश्यकता है। वो क्या है? यदि वेक्टर सर्च और एम्बेडिंग हमारी हर पसंद, हमारे हर व्यवहार, हमारी खरीदारी के पैटर्न और हमारे हर गहरे इरादे को संख्याओं में इतनी सटीकता से ढाल सकते हैं, तो क्या भविष्य में ऐसा समय आएगा जब ये एल्गोरिदम हमारी इच्छाओं को हमसे भी बेहतर समझने लगेंगे? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। हाँ, जब कोई सिस्टम हमारे हर डिजिटल कदम को एक वेक्टर में बदल रहा है, तो क्या मशीन की नज़र में हमारा पूरा मानवीय अनुभव और हमारा व्यवहार सिर्फ एक सटीक गणितीय वेक्टर बनकर रह जाएगा? ये वाकई एक ऐसा विचार है जो तकनीक की असीम संभावनाओं और हमारे अपने अस्तित्व के बीच एक बहुत ही रोचक सवाल खड़ा करता है। जब मशीनें हमारे इरादों को नंबरों में पढ़ने लगेंगी, तो क्या हम अपनी पसंद खुद चुन रहे होंगे या वो नंबर हमारी पसंद तय कर रहे होंगे? सोचने वाली बात है। तो इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ आज की इस गहरी चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। तकनीक के इस बदलते स्वरूप पर नजर बनाए रखना हम सबके लिए बहुत जरूरी है।